नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे दस्तावेजों पर बात कर रहे हैं जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के समय में ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ा था और उसमें अमेरिका की क्या भूमिका थी उस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। जी। और इसमें सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगती है कि एक तरफ तो ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिका के ये जो कभी न खत्म होने वाले युद्ध हैं इन्हें बंद करना है। हाँ, ये उनका एक बड़ा चुनावी वादा भी था। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के दौर में अमेरिका और ईरान आप कह सकते हैं जंग के बिल्कुल दरवाजे पर आकर खड़े हो गए थे। हाँ, ये विरोधाभास काफी चर्चा में रहा है। तो आज इस विश्लेषण का मकसद क्या है? हम कोशिश करेंगे इन घटनाओं को समझने की, है ना, कि ये ट्रंप का रवैया कैसे बदला। हाँ। और खासकर इराक और अफगानिस्तान में जो अमेरिका पहले कर चुका है उसके संदर्भ में इसके क्या मायने हो सकते हैं। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और पॉलिसी मेकिंग की जो पहेलियां हैं उनको समझने जैसा है। और खासकर जो लोग आप कह रहे थे सिविल सेवा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये समझना बहुत जरूरी है कि नीतियां कैसे बनती हैं, बदलती हैं। सही बात है। तो चलिए खुलते हैं इसे परत दर परत। अच्छा, तो ये जो स्रोत हैं ये बताते हैं कि कोई 13 जून की तारीख थी जब अमेरिका और ईरान हमले के बिल्कुल कगार पर थे। जी। और फिर बाद में जब ईरान ने शायद इजराइल पर हुए किसी हमले के जवाब में बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रतिक्रिया दी। हाँ, जवाबी कार्रवाई जिसे कहा गया। हाँ, जवाबी कार्रवाई। तो फिर अमेरिका की तरफ से भी मतलब काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई। खबरें बताती हैं कि अमेरिकी B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स, ये तो वही है जो रडार से बच निकलते हैं। जी हाँ, स्टील्थ बॉम्बर्स। हाँ, स्टील्थ। तो उन्होंने फोर्डो में जो जमीन के नीचे उनका परमाणु ठिकाना है उस पर GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए। ये तो बहुत शक्तिशाली बम होते हैं ना। बिल्कुल। ये खास तौर पर जमीन में गहरे बने मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। और साथ ही अमेरिकी पनडुब्बियों ने भी नतान्स और इस्फहान के परमाणु प्लांट्स पर टोमाहॉक मिसाइलें दागी। हाँ, टोमाहॉक्स, जो लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें हैं। तो माहौल पूरा गर्म था और इसी माहौल में ट्रंप का एक कथित बयान भी सामने आया कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। हाँ, और देखिए यहीं पर वो बात आती है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, ये जो रुख में बदलाव था। एक तरफ शांति और युद्ध खत्म करने के वादे और दूसरी तरफ ये जुझारू आक्रामकता। बिल्कुल। ये सच में इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका के जो पिछले अनुभव रहे हैं उनकी याद दिलाता है। आप देखिए, उन मामलों में भी शुरुआती लक्ष्य कुछ और बताए गए थे, लेकिन अंत में नतीजा क्या निकला? लंबी चलने वाली अस्थिरता, अनपेक्षित परिणाम। हाँ, और अस्थिरता तो आज तक बनी हुई है कई जगहों पर। बिल्कुल। तो ये स्रोत इसी बात पर उंगली उठाते हैं कि ऐसा लग रहा था मानो अमेरिका अपनी पिछली गलतियों से मतलब कुछ सीखने के बजाय शायद उन्हें दोहराने की राह पर बढ़ रहा था। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है नीति निर्माण को लेकर। और खतरे सिर्फ यहीं तक नहीं थे, है ना। इन दस्तावेजों में ये चेतावनी भी थी कि उस वक्त इजराइल और ईरान के बीच अगर कोई छोटी सी भी चूक हो जाती, कोई दुर्घटना, हाँ, कोई मिसकैलकुलेशन, हाँ मिसकैलकुलेशन, तो उससे अमेरिकी सैनिक सीधे इस लड़ाई में खिंच सकते थे। मतलब स्थिति बहुत नाजुक थी। जी। और इसमें उस समय के जो इजरायली प्रधानमंत्री थे नेतन्याहू, उनकी भूमिका और पूरे क्षेत्र में जो एक तरह की अस्थिरता फैली हुई थी उसका भी जिक्र है। ये समझना आज के भू राजनीतिक माहौल के लिए भी अहम है। सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, ईरान के साथ अगर युद्ध होता तो अमेरिका के सामने चुनौतियां बहुत थीं। अच्छा, किस तरह की चुनौतियां? देखिए, पहली बात तो ये कि खुद अमेरिकी कमांडरों ने ये माना था कि शायद उनके पास पर्याप्त सैनिक बल नहीं है इस तरह के ऑपरेशन के लिए। फिर इराक वाला जो मामला था उससे ये अलग था। कैसे? यहाँ जमीनी हकीकत, राजनीतिक माहौल और जो कानूनी पेचीदगियां थीं वो कहीं ज्यादा जटिल थीं। यूरोप से उस तरह की मदद मिलना मुश्किल लग रहा था जैसी शायद पहले मिली हो। और शायद चीन वाला एंगल भी था, व्यापार युद्ध का। हाँ बिल्कुल, चीन के साथ व्यापार युद्ध का खतरा भी उस वक्त मंडरा रहा था। तो कुल मिलाकर स्रोतों का आकलन यही था कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से शायद वो मकसद पूरे न होते जो बताए जा रहे थे, बल्कि उल्टा असर हो सकता था। हाँ, उल्टा ये हो सकता था कि अमेरिका एक ऐसी लंबी और बेकाबू जंग में फंस जाता जिसे संभालना बहुत मुश्किल होता। ये दिखाता है कि सैन्य ताकत के इस्तेमाल की भी अपनी सीमाएं होती हैं। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि ट्रंप के कार्यकाल में ईरान को लेके एक अजीब सी मतलब कशमकश बनी रही। एक तरफ युद्ध विरोधी बयानबाजी,
दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाइयां और टकराव का लगातार बढ़ता खतरा। हाँ, और इराक और अफगानिस्तान के जो सबक हैं वो तो यही बताते हैं कि इस तरह के कदमों के नतीजे अक्सर बहुत गंभीर होते हैं और उनका असर भी काफी लंबे समय तक रहता है अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता पर। बिल्कुल, और स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि सीधे सैन्य हस्तक्षेप के अपने जोखिम हैं, अपनी सीमाएं हैं, खासकर तब जब किसी क्षेत्र की स्थिरता दांव पर हो और दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच का जो नाजुक संतुलन है वो बिगड़ने का डर हो। एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये स्रोत एक व्यापक सुरक्षा समझौते की जरूरत की तरफ भी इशारा करते हैं, मतलब जिसमें बड़ी ताकतों की गारंटी शामिल हो ताकि इस तरह के संकटों से बचा जा सके, स्थिरता लाई जा सके। अच्छा, ये एक अलग पहलू है। जी, तो अंत में ये एक जरूरी सवाल खड़ा होता है जिस पर शायद नीति बनाने वालों को, विश्लेषकों को और हाँ, जो लोग इन विषयों का अध्ययन कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि इतिहास की इन घटनाओं को देखते हुए और आज की जो रणनीतिक मजबूरियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या क्षेत्रीय झगड़ों और परमाणु हथियारों के फैलाव जैसे मुश्किल मुद्दों से निपटने के लिए सीधे फौजी दखल के अलावा कोई और रास्ता है? वैकल्पिक रास्ते। हाँ, क्या कूटनीति या कोई और रणनीति शायद ज्यादा असरदार और टिकाऊ साबित हो सकती है? इस पर गौर करना मेरे ख्याल से बेहद जरूरी है।